हेलो मेरे क्लास 12th वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 हिंदी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने हिंदी की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपका क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 9 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ना क्लास 12 हिंदी के जो 10 सबसे महत्वपूर्ण निबंध हैं, मतलब टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में निबंध लिखना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको निबंध बहुत अच्छे से पता है और आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है कि हेडिंग कैसे डालते हैं, कैसे लिखते हैं, तो भैया आपका नंबर वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 12 हिंदी 2026 10 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, बस ये 10 निबंध तैयार कर लेना, ये 9 नंबर आपका, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और 2026 में हमारी बच्चों 95% प्लस की गारंटी है, यानी कि इस बार हम हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे। आप लोग ये टारगेट बना लो, बस इन 10 निबंध को पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी 2025 में एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, निबंध उसने बहुत अच्छे से लिखा, लेकिन आखिर बच्चों को 10 में 5, 10 में 6 ऐसे ही नंबर क्यों मिलते हैं? अरे वो गलत तरीके से लिखते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको निबंध लिखना है। तो देखो भैया, सबसे पहले ये जान लो बच्चों, निबंध में आपको निबंध लिखना कैसे होता है, कैसे आपको हेडिंग्स को डालना है। देखो ध्यान से, महत्वपूर्ण हेडिंग, जब भी आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखें ना, 10 टॉपिक 10 निबंध अभी मैं बताऊंगा, किसी पर भी निबंध लिखें तो आपको सबसे पहले रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा का मतलब क्या होता है? देखो, रूपरेखा में आपको निबंध में जो जो हेडिंग डालना है ना, वो आपको रूपरेखा में लिखना होता है। ऐसे रूपरेखा लिख देना, फिर आपको लिखना है प्रस्तावना, फिर जिस निबंध को आप लिख रहे हो ना उस निबंध से रिलेटेड हेडिंग डालना है और उसको लिखना है। ठीक है, और लास्ट हेडिंग हमारा उपसंहार जरूर होना चाहिए। अभी मैं निबंध लिखकर बताऊंगा भैया, सब लाइव डेमो है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक रूपरेखा बनाइए कि आप इस निबंध में कौन कौन सा हेडिंग डालेंगे। निबंध जब लिखे सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर होना चाहिए और लास्ट में उपसंहार, और बीच में निबंध से रिलेटेड हेडिंग आपका होगा। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले यह जान लो कि 10 वो कौन से निबंध हैं जो हमारे क्लास 12th में लगातार पूछे गए हैं। तो देखो, सबसे पहला निबंध आता है मेरा प्रिय कवि। जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हो ना, तो आपका कोई ना कोई प्रिय कवि होगा, तुलसीदास जी, कबीरदास जी या जयशंकर प्रसाद जी, तो ऐसे से आपके कोई प्रिय कवि होंगे, तो उनके बारे में एक निबंध लिखना है। अब इन्हीं 10 निबंधों में से एक टॉपिक पर मैं निबंध लिखकर भी अभी बताऊंगा, पूरा लाइव डेमो रहेगा बच्चों, और ऐसे लिखकर आओगे मैं 99% गारंटी लेता हूं 9 में 9 पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा है स्वच्छ अभियान जन जन कल्याण, मतलब स्वच्छता अभियान जन जन कल्याण। स्वच्छता कितना ज्यादा जरूरी है आप सभी को पता है। ठीक है, तीसरा है भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, हमारे इंडियन सोसाइटी में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, इस पर भी निबंध आता है। चौथा है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। भैया बच्चे डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, बीए बीएससी सब कुछ उन्होंने कर लिया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी निबंध आता है। पांचवा है आतंकवाद समस्या एवं समाधान। अभी आतंकवादी हमला हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, तो आतंकवाद पर भी निबंध लिखने को दिया जाता है। तो ये 5 निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, इसके बाद में देख लो बच्चा पार्टी, छठवां निबंध है भ्रष्टाचार एक अभिशाप। भ्रष्टाचार जो करप्शन है वो एक अभिशाप है, इस पर भी निबंध काफी ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार देखा जाए ना तो हर जगह है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे फाइनेंस हो, किसी भी क्षेत्र में जाओ सब में भ्रष्टाचार है। सब भ्रष्टाचारी नहीं होते, लेकिन भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, सातवां पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। भैया पर्यावरण
प्रदूषण पर तो निबंध आपने हाई स्कूल से ही देखा होगा, लगातार बोर्ड एग्जाम में आता है। 8वां है इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता क्या है? अरे भैया आप जो क्लास देख रहे हो ना वो इंटरनेट के द्वारा ही देख रहे हो, ठीक है, तो इसकी उपयोगिता बहुत है। 9 है विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है ना, जनसंख्या, ये बहुत बड़ी समस्या, इस पर भी निबंध आता है। तो ये 10 ऐसे निबंध थे ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये 10 निबंध आप तैयार कर लेना। अब इसको बैठ के रटना नहीं है, एक बार निबंध को देख लो, उसके हेडिंग को समझ लो। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक निबंध में। हेडिंग अगर आपने अच्छे से डाला है ना, उसमें लिख देंगे, थोड़ा मिक्सअप करके भी अपने तरफ से ना नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग के जरिए एग्जामिनर आपको नंबर देता है। तो ये थे टॉप 10 निबंध। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देखो और ये देखो। और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही क्या है जब हम आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं अपने ऐप शुभम लेक्चरर पे। प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, लॉगिन कर लो, वहां पे मेरा नंबर भी मिलेगा, ये वाला भैया 9918332305। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हैं। देखो मैंने क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है बहुत कम फी में, उसमें आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो आपको अगर जानकारी चाहिए बच्चों ना, तो आप लोग इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखते हैं। हम लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। अब इसका सीक्वेंस समझ लो, आखिर निबंध को लिखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में। अब भैया बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या पहले डाल देना, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा। फिर ऐसे रूपरेखा आपको लिखना है। अब इस रूपरेखा में आपको वो चीजें लिखनी है ना जो आपको हेडिंग डालना है इस निबंध को लिखते समय। रूपरेखा का मतलब होता है कि आप निबंध में कौन कौन सा हेडिंग डालेंगे उसको लिखिए। देखो पहला हेडिंग हमारा होगा बच्चा पार्टी प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिखो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना आपका होना चाहिए। दूसरा देखो, अब ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हेडिंग है ना, ये निबंध से संबंधित हेडिंग है। और लास्ट में उपसंहार। अब देखो हम प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं तो प्रदूषण का अर्थ हमारा दूसरा हेडिंग होगा। तीसरा होगा प्रदूषण के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें कई प्रकार हैं, वो भी यहां पर आप लिख सकते थे। प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या है, समस्या का समाधान कैसे करेंगे, और लास्ट में उपसंहार आपको हेडिंग डालना होगा। इतने निबंध इतने हेडिंग हम इस निबंध को लिखते समय डालेंगे। यही हम रूपरेखा में लिखते हैं। रूपरेखा कोई हेडिंग नहीं है, रूपरेखा में हम जो जो हेडिंग डालेंगे उसको लिखते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम चलते हैं, सबसे पहला हेडिंग हमारा है बच्चों प्रस्तावना। अब एक एक हेडिंग डाल डाल के उसमें सब कुछ हम लिखेंगे। अब प्रस्तावना का मतलब होता है बच्चों, आप जिस पर निबंध लिख रहे हो ना उसके बारे में कुछ लिखो तो हम लिखते हैं। देखो प्रस्तावना, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। हमें जो चारों ओर से घेरे हुए है ना वही तो पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। मतलब प्राचीन काल में ना, पुराने जमाने में प्रदूषण था ही नहीं, क्योंकि गाड़ियां नहीं थी, मोटर नहीं थे, जेट विमान नहीं थे, सब पैदल और साइकिल से चलते थे। तो उससे धुआं कहां से निकलेगा, कहां से प्रदूषण फैलेगा। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। मैं स्क्रीनशॉट लेने का भी आपको मौका दूंगा, आप ले सकते, मैं साइड में हो जाऊंगा। आगे देखिए, ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु यानी कि दुश्मन के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है वो दुखद दिन अब आ चुका है। मतलब हमारे प्रदूषण के ही अंतर्गत ये ध्वनि प्रदूषण भी आता है। अभी मैं प्रदूषण के प्रकार में आपको बताऊंगा। अब भैया 9 नंबर का निबंध आता है तो थोड़ा सा हमें बड़ा भी लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये प्रस्तावना वाला हेडिंग हो गया। अब दूसरा हेडिंग हमारे
रूपरेखा में जो था ना वो है प्रदूषण का अर्थ क्या होता है बच्चों। तो दूसरा हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। आप लोग देख लेना जाकर, जो रूपरेखा मैंने बताया ये दूसरा हेडिंग होगा, ठीक है। आखिर प्रदूषण है क्या, इसके बारे में लिख देते हैं। देखो, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अगर वातावरण स्वच्छ होगा ना तभी उसमें जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। देखो, प्रदूषण में ना कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो पेड़ों को काट काट के घर बनाए जाएंगे अपनी जीविका चलाने के लिए। अब पेड़ों को काटा जाएगा भैया तो प्रदूषण वैसे ही बढ़ेगा, ठीक है। पेड़ पौधे प्रदूषण को रोकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे जरूर लगाया करो बच्चों। आपको पेड़ पौधे अपने हर एक जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना है। कौन कौन पौधे लगाते हो कमेंट करके बता देना, कितने अच्छे हो पता चल जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। देखो आगे भी है हमारा, शायद तीसरा हेडिंग हमारा है प्रदूषण के प्रकार। अब भैया प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, देख लो खुद। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला वायु प्रदूषण। देखो इसको रोमन अंक में ऐसे हेडिंग डाल देना, ठीक है। देखो, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। बताओ, हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमें सांसें दे रही हैं, तो क्यों ना उसको लगाया जाए, ठीक है। तो देखो, ये प्रदूषण के प्रकार वाला जो हेडिंग था ना रूपरेखा में, उसके अंतर्गत कई प्रकार हैं, उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिख देंगे क्योंकि निबंध आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है, जो हमारे लिए हानिकारक है बेटा। अब देखो, प्रदूषण के प्रकार में दूसरा प्रकार है जल प्रदूषण। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ना वो वायु है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम कहां से जिएंगे, और वायु के बाद दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता पानी की होती है। जल ही जीवन है, ठीक है। हवा के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते, पानी के बिना 1-2 दिन रह लेंगे, उसके बाद नहीं रह पाएंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता पानी है। देखो, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीरा नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण फैलता जा रहा है। चलो इसको नोट करो। एक चीज मैं आपसे और क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों कि ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम सेम उठाकर लिख दें। अरे थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। इसको रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ के समझ लेना है, लिख दोगे। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। ये भैया नई समस्या उत्पन्न हुई है, जो डीजे उजे पे डांस वांस करते हैं ना, उसी के कारण। देखो, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। भैया ज्यादा ध्वनि आप सुनोगे तो मानसिक रोगी भी बन सकते हो। इसको नोट करो फटाफट, एक एक हेडिंग को नोट कर लिया करो। समय नहीं है कुछ बड़ा कर दिखाने का, हमारे
अंदर जुनून होना चाहिए और इस बार 2026 में कुछ बड़ा करेंगे भाई, कुछ स्पेशल, कुछ बड़ा, सब करेंगे। चौथा है बच्चों रेडियो धर्मी प्रदूषण। आखिर ये क्या होता है बच्चों, रेडियो धर्मी प्रदूषण क्या होता है? चलो जानते हैं। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियो धर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। मतलब जो परमाणु बम जो दगते हैं ना, खूब है राइफल वाइफल भैया बम गिरा दिया जाता है ना, तो उससे जो रेडियो धर्मी पदार्थ निकलते हैं ना, वही हमें हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी इसके हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने आप को बचा नहीं पाई है। चलो नोट करो फटाफट, नोट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलो भैया हो गया। अब देखते हैं इसको, देखो 1 2 3 4 जो आपने प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डाले हैं ना, उसको रोमन अंक में कर दीजिएगा, क्योंकि 1 2 तो हम पहले से ही डाल रहे हैं। अब रासायनिक प्रदूषण हमारा लास्ट होगा। देखो ये प्रदूषण के प्रकार ही हम अभी देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लिख देना। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। बस प्रदूषण के प्रकार में आप जो ध्वनि प्रदूषण, जल वायु प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, इसमें थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है उसको देखते हैं बच्चों। अब देखिए हमारे रूपरेखा में जो चौथा हेडिंग है बच्चों ना, वो क्या है उसको जान लीजिए, ठीक है। देखो प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या है। देखो निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। यही सब रीजन है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। आगे देखो और भी हानि है, वो भी देख लो। आज तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव विकास की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगा है। मतलब आदमी जो है ना, एक दूसरे से बस आगे निकल जाए इसी में लगे हैं। इस होड़ में वो तकनीकी ज्ञान का ऐसा गलत उपयोग कर रहा है ना, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी ना किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब आखिर हमें प्रदूषण से हानि क्या है वो सब इसमें बताया गया बच्चा पार्टी। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आगे देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों बच्चे दूषित जल पीने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोगों से मर जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के भी गंभीर और घातक प्रभाव पड़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव तो बढ़ती ही है, साथ ही श्वसन गति और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। ये सब हानियां हैं। देखो थोड़ा बड़ा लिख देना। अब हम इसका समाधान कैसे करेंगे बच्चों? अगला जो हमारा हेडिंग था 5वां, वो था समस्या का समाधान। देखो बच्चों, महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण के बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर प्रदूषण से बचाना है वातावरण को तो वृक्षारोपण करना पड़ेगा, वृक्ष लगाना पड़ेगा। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाना चाहिए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये इनका समाधान है भाई, ये सब समाधान करेंगे तो भैया प्रदूषण से बचा जा सकता है। थोड़ा सा और है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए
भी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित करना चाहिए, मतलब कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं बजाना चाहिए। लास्ट में हमारा एक हेडिंग होगा बच्चों उपसंहार, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। देखो, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं। तो ये सब भैया हो चुका है, सरकार सजग हो चुकी है, वनों की कटाई नहीं की जानी चाहिए और वैसे होगी नहीं, लेकिन चुपके चुपके से लोग अभी भी करते होंगे शायद। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इधर न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं तथा नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था कर पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करने को अनिवार्य कर दिया गया है। बस इसका भी स्क्रीनशॉट लो और फाइनली हमारा ये उपसंहार भी फिनिश होता है। ये पूरा निबंध आपका यहां पे बच्चों फिनिश हो चुका है और मैंने आपको यहां पे पूरे निबंध को बताया कैसे आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं, निबंध आपको लिखना कैसे है। पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने निबंध लिखना भी सिखाया। निबंध लिखते समय हेडिंग बहुत अच्छे से डालना है, कोई जरूरी नहीं आप सेम लिखें, अपनी तरफ से भी बना बना कर लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।